आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मदरसा एक्ट पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का 20 लाख छात्रों पर पड़ेगा असर। 14 बार सांसद विधायक रहा, अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, बारामती में शरद पवार ने खेला इमोशनल कार्ड। हर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकती सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ईरान के हमले का खौफ, इजरायली पीएम नेतन्याहू के बेटे ने टाली शादी। फ्रांस का नया साइलेंट किलर हथियार, बटन दबाते ही 1 सेकंड में 3 किलोमीटर जाएगा गोला। सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक में पकड़ा गया नेतन्याहू का करीबी, कौन है ये शख्स। 2 चीनी नागरिकों की पाकिस्तानी गार्ड से गर्मागर्म बहस, सुरक्षाकर्मी ने गुस्से में दोनों को मारी गोली। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, जाने आज कितने रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। अमिताभ बच्चन बेटे अभिषेक की फिल्म के ट्रेलर लॉन्च से पहले पहुंचे सिद्धिविनायक और बाबुलनाथ मंदिर। और भारत ने ठोका ओलंपिक 2036 की मेजबानी का दावा, बढ़ा दिया अपना पहला कदम। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को सही ठहराया है। अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें मदरसा एक्ट को गलत ठहरा दिया गया था। इससे मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता पैदा हो गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से यूपी के लगभग 25,000 मदरसों में पढ़ रहे करीब 20 लाख छात्रों पर सीधा असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के निवर्तमान चेयरमैन इफ्तिकार अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मदरसा एक्ट को बनाना, उसमें बदलाव करना विधानसभा का अधिकार है। इसे किसी न्यायिक संस्था द्वारा निरस्त करना कानूनन सही नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सही तथ्य नहीं रखे गए और अदालत ने इस मामले पर सही रुख नहीं अपनाया, जिसके कारण इस तरह की गलतफहमी पैदा हुई। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से ये स्पष्ट हो गया है कि अब मदरसा शिक्षा को गलत या गैर कानूनी कहना सही नहीं है। मराठा राजनीति के चाणक्य शरद पवार ने बारामती में ऐसा इमोशनल कार्ड खेल दिया है जो विधानसभा चुनाव में एनसीपी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। 83 साल के बुजुर्ग नेता ने बारामती में चुनाव प्रचार करते हुए भविष्य में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। पवार ने कहा है कि मैं अभी सत्ता में नहीं हूँ, राज्यसभा में मेरा कार्यकाल 1.5 साल का बचा है, इसके बाद मैं भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने जनसभा में मौजूद जनता को 14 बार चुनाव जिताने के लिए धन्यवाद दिया। उनके इस भावुक भाषण से बारामती का खेल पलट सकता है, जहां से उनके भतीजे अजित पवार 6ठी बार मैदान में हैं। अजित पवार का मुकाबला भी भतीजे योगेंद्र पवार से है। क्या सरकार को निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर उसका दोबारा वितरण करने का अधिकार है? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार 5 नवंबर को इस पर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है। संविधान पीठ ने इस साल 1 मई को सुनवाई के बाद निजी संपत्ति मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के बाद के उन फैसलों को पलट दिया जिनमें समाजवादी विषय को अपनाया गया था और कहा गया था कि सरकार आम भलाई के लिए सभी निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। कोर्ट ने तय कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 39B के प्रावधानों के मुताबिक निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता है और न ही जनहित के लिए उसका वितरण किया जा सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे अनवर नेतन्याहू की शादी सुरक्षा कारणों से टाल दी गई है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब ईरान ने इजरायली हमले का करारा जवाब देने की धमकी दी है। इजरायली मीडिया आउटलेट वाईनेट के अनुसार अनवर नेतन्याहू ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने और उनकी पार्टनर एमेट यार्डेनी ने अपनी शादी को गर्मियों तक के लिए टालने का फैसला किया है। दोनों आने वाली 26 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे। दोनों एक दूसरे को 2 साल से डेट कर रहे हैं। नेतन्याहू के बेटे और उनकी प्रेमिका ने एक बार पहले भी शादी की तारीखें आगे बढ़ाई थी। पहले दोनों सितंबर में शादी करने वाले थे, जिसे बढ़ाकर 26 नवंबर कर दिया गया था। अब उम्मीद है कि ये जून 2025 के मध्य में होगी। पिछले महीने हिजबुल्लाह के ड्रोन ने सीजेरिया तटीय क्षेत्र में स्थित नेतन्याहू को निजी आवास को निशाना बनाया था। इसके बाद से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है।
फ्रांस की नौसेना जल्द ही अपने नए हथियार को दुनिया के सामने पेश करेगी। इस हथियार को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन कहते हैं। इसे फ्रेंच जर्मन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट लुई और डिफेंस इनोवेशन एजेंसी ने मिलकर बनाया है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। ये एक फ्यूचर वेपन है। इसमें किसी गोले बारूद की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकत से स्टील या धातु के गोले निकलते हैं जो अपने निशाने को बुरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। रेल गन आम तोपों से अलग है। आम तोप के बैरल यानी नली से बारूदी आग से पैदा होने वाले दबाव की वजह से गोला निकलता है। इस लीक को देश के इतिहास में सबसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघनों में से एक माना जा रहा है। द यरूशलेम पोस्ट के अनुसार वर्तमान में 4 व्यक्तियों पर जांच चल रही है, जिनमें एलिएजर फेल्डस्टीन भी शामिल है। वो नेतन्याहू का करीबी सहयोगी है और अनौपचारिक रूप से उनके लिए काम कर रहा है। अपने मजबूत खुफिया तंत्र के लिए मशहूर इजराइल से आई एक खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक करीबी को प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ संवेदनशील सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स को लीक करने के मुख्य संदिग्ध के रूप में देखा जा रहा है। इजरायली पुलिस ने कथित तौर पर विदेशी मीडिया को गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में नेतन्याहू के एक शीर्ष सहयोगी एलिएजर फेल्डस्टीन को गिरफ्तार किया है। इस खुफिया लीक की फिलहाल इजरायली अदालत जांच कर रही है, क्योंकि ये दस्तावेज कथित तौर पर बंधकों से जुड़ी एक डील को विफल करने के लिए सुनियोजित अभियान का हिस्सा थे। पाकिस्तान के कराची शहर की एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड ने गर्मागर्म बहस के बाद 2 चीनी नागरिकों को गोली मार दी है। इस वारदात में चीन के दोनों नागरिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। पाकिस्तान में रह रहे चीनी नागरिकों के साथ कोई न कोई बुरी घटना सामने आती ही रहती है। पिछले कुछ सालों में कई चीनी नागरिकों पर आतंकी हमले हो चुके हैं। इस बीच कराची शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पाकिस्तान के कराची शहर के एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड ने गर्मागर्म बहस के बाद 2 चीनी नागरिकों को गोली मार दी है। इस वारदात में चीन के दोनों नागरिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए कराची के ही लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के प्रवक्ता के मुताबिक दोनों घायलों में से एक की हालत ज्यादा गंभीर है। भारतीय सराफा बाजार में आज 5 नवंबर 2024 की सुबह सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोना 78,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 93,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 78,446 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 93,764 रुपए प्रति किलो है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 78,518 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह सस्ता होकर 78,486 रुपए तक आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन अक्सर अपने बेटे अभिषेक बच्चन की तारीफ करते नजर आते हैं। उन्हें कोई उपलब्धि मिली हो या फिर कोई फिल्म आ रही हो, सबके बारे में वो पोस्ट करते हैं और उनकी वाहवाही करते हैं। अब उन्होंने उनकी अगली फिल्म आई वांट टू टॉक के ट्रेलर को रीट्वीट करते हुए रिएक्ट किया है और बताया है कि वह इसके लॉन्च के पहले सिद्धिविनायक और बाबुलनाथ मंदिर दर्शन करने गए थे। अमिताभ बच्चन ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में बताया है कि अभिषेक बच्चन की मूवी आई वांट टू टॉक के ट्रेलर आने से पहले सोमवार 4 नवंबर को मंदिर गए थे। उन्होंने लिखा कि धार्मिक दिव्यता, प्रार्थना और सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद पाने से भरा दिन, सिद्धिविनायक के मंदिरों के दर्शन, बाबुलनाथ और उसके बाद अपनेपन की असीम भावना, विश्वास, हमेशा शांति और प्यार बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल जगत में अपना विजन कई बार क्लियर किया है। उनका सपना ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स भारत की मेजबानी में करवाने का रहा है। अब इस ओर भारत ने पहला कदम बढ़ा दिया है। इसकी खबर मिलते ही एथलीट्स और फैंस के बीच खुशी की लहर भी है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस बारे में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेजबानी समिति को लेटर ऑफ इंटेंट भेजा है। ये पत्र 1 अक्टूबर को भेजा गया। इसके जरिए भारत ने 2036 में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए रुचि जताई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है।
भारत ने अब तक ओलंपिक की मेजबानी नहीं की। भारत उन 10 देशों में से है जिन्होंने 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी में रुचि दिखाई थी। भारत ने अब तक ओलंपिक की मेजबानी नहीं की है। उसने केवल एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है। नवंबर 2022 में आईओसी ने भारत के साथ ही इन देशों के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। इनमें मैक्सिको, इंडोनेशिया, तुर्की, भारत, पोलैंड, इजिप्ट और साउथ कोरिया शामिल है।